सब लोगों को आवाज़ प्रॉपरली जा रही है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। क्या हाल चाल है? आवाज़ प्रॉपरली जा रही है सब लोगों को? हम्म? चलिए, क्वेश्चन नंबर 1। क्या कह रहे? अजय कुमार, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। मिथिलेश, नमस्कार भाई सब लोगों को। क्या हाल चाल है? इतनी इतनी रात में आकर के एक मास्टर बेदर्द की तरह पढ़ा के जाता है। चलिए, ओके, थैंक यू। आज का क्वेश्चन बहुत शानदार शानदार है, यूनिक यूनिक। वैसे तो पर डे यूनिक रहता है, लेकिन आज का थोड़ा सा और अलग टाइप का है। कह रहा है कि एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज 24 टाइम्स ऑफ एचसीएफ। यानी जो एलसीएम है वो एचसीएफ का 24 गुना है। तो एक एचसीएफ दिया हुआ है, दूसरा एलसीएम दिया हुआ है। एचसीएफ की वैल्यू अगर हमने x मान लिया तो एलसीएम उस एचसीएफ का 24 गुना है, यानी 24x है। एक स्टेप, यानी पहला लाइन का मीनिंग एकदम क्लियर है सब लोगों का। फिर कह रहा है कि एलसीएम और एचसीएफ का योग 375 है, यानी अगर दोनों को जोड़ दें तो 375 के बराबर होगी। तो अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो किसके बराबर होगा? 25x। और 25x की वैल्यू 375 के बराबर है। तो 25 से जब काटेंगे तो x का मान आएगा 15। और जब x का मान 15 आ जाएगा तो ऑब्वियस है कि मेरे पास जो ये नंबर है ये हो जाएगा 15। और ये अगर 15 होगा तो ये कितना हो जाएगा? 360। कितना होगा? 360। अब अगर मान लेते हैं एलसीएम मिल गया 15, एचसीएफ मिल गया 360, दोनों मिला करके 375 हो गया। पहली संख्या 45 है, दूसरी संख्या बतानी है। तो हम सब एक छोटा सा फंडामेंटल जानते हैं कि लॉसौ गुने मौसौ यानी 15 गुने 360 और डिवाइड बाई, अगर हम पहली संख्या से डिवाइड कर दें तो दूसरी संख्या निकल के आ जाएगी। तो दूसरी संख्या कितना निकल के आएगा? 120। यही मेरा सेकंड नंबर होगा। एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। यानी एलसीएम और एचसीएफ दे दिया, दोनों के बीच का रिलेशन दे दिया, तो दोनों को जोड़ करके 375 के बराबर, उसमें से एलसीएम और एचसीएफ कह रहा था निकाल करके पहली संख्या देके दूसरी संख्या निकालना है। नीरज कुमार, सिकंदर पटेल, अजय कुमार, गुड इवनिंग भाई सब लोगों को। क्वेश्चन कह रहा है कि इन ए क्लास ऑफ स्टूडेंट्स द फर्स्ट स्टूडेंट हैज 2 टॉफी एंड सेकेंड हैज 4 टॉफी एंड थर्ड हैज 6 टॉफी एंड सो ऑन। यानी पहले वाले के पास 2 टॉफी है, दूसरे वाले के पास 4 टॉफी है, तीसरे वाले के पास 6 टॉफी है, और इस तरीके से ये कंटिन्यू हर बच्चे के पास चला गया। द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास 25, यानी टोटल 25 बच्चे हैं। तो सबसे पहला केस तो एकदम क्लियर है कि पहले बच्चे के पास अगर 2 टॉफी है और दूसरे बच्चे के पास 4 टॉफी है, तीसरे बच्चे के पास 6 टॉफी है, चौथे बच्चे के पास 8 टॉफी है, तो पूरे क्लास में टोटल बच्चे की संख्या कितनी है? 25 स्टूडेंट है टोटल। यानी कुल मिलाकर के अगर जोड़ा जाए तो इसका मतलब हुआ कि 25 पद तक जोड़ना होगा। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर आपने इन सभी को जोड़ा तो कुल टॉफी की संख्या होगी। यहां पर हम 2 कॉन्सेप्ट लगा सकते। पहला तो 2 कॉमन ले लेंगे और n इंटू एन प्लस 1/2 लगा सकते। और दूसरा हम यहां पर क्या कर सकते? टीजीटी 9-10 का क्लास चल रहा है, पर डे एप्लीकेशन पर चल रहा है, और उसी के बिहाफ में प्रैक्टिस यहाँ पे कर रहे हैं।
तो अगर 2 4 6 8 25 टर्म तक होगा तो प्रथम 25 सम संख्याओं का योग कितना होता है? 25 गुने 26। हाँ या ना? अब आप ही बताओ कि जो मेरे पास नंबर है, फिर से कह रहा हूं कि 25 सम संख्याओं का जोड़ क्या होगा? 25 गुना 26। या हमने 2 कॉमन ले लिया तो 1 से लेके 25 तक का जोड़ होगा, जैसे आप सॉल्व करो। अब ये देखा जाए ठीक से तो ये है 5 का स्क्वायर, ये कितना है? 5 का स्क्वायर। ठीक, इसको हम लोग क्या लिख सकते? 2 गुने 13। तो हमें यहां पर ये नहीं बोल रहा है कि जोड़ करके कितना आएगा। अगर इसे हम जोड़ते तो हम कह सकते थे कि 650 होगा जोड़ के, अगर जोड़ते तब। लेकिन क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो संख्या आएगी यानी टॉफी की कुल संख्या, वो निम्नलिखित में से किससे विभाजित होगा? तो आपका जो संख्या है वो 5 से विभाजित होगा, लेकिन 7 फैक्टर में है नहीं। तीसरा ऑप्शन जो 11 फैक्टर में है नहीं, 13 से विभाजित होगा। लेकिन जो दूसरा ऑप्शन है उसमें क्या है? 5 से भी कट जाएगा और 13 से भी कट जाएगा। और चौथा ऑप्शन में ना वो 7 से कटेगा ना वो 11 से कटेगा। तो टॉफी की जो कुल संख्या है यानी 650, ये कुल मिला के 5 और 13 दोनों संख्या से विभाजित होगी। अब मुद्दा ये है कि अगर इसे हमने दूसरे तरीके से अगर सॉल्व किया तो 2 कॉमन अगर ले लेते, तो 2 कॉमन ले लेते तो क्या होता? 1 + 2 + 3 + 4 20, मतलब 25 टर्म्स तक तो n × n + 1/2 भी लगा सकते। लेकिन यहाँ पर प्रथम n सम संख्याओं का योग है, तो सम ऑफ फर्स्ट n इवन नंबर क्या हो जाएगा? 25 गुने 26 n × n + 1। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये परिमेयकरण पर आधारित है। अब देखो, परिमेयकरण पे आधारित अगर क्वेश्चन आपको दे दिया है तो ये क्वेश्चन है कैसा, पहले तो ये समझना है। देखिए ध्यान से, जब आप परिमेयकरण करते हैं ना, तो अगर नीचे में a + b होती है, अगर नीचे में a + b होती है, तो परिमेयकरण करने के लिए हम a - b से ऊपर नीचे गुना करते हैं। और उसकी वजह यह है कि व्यक्तिगत रूप से a² - b² हो जाती है और रूट हट जाती है। तो ये कब लागू होता है? जब नीचे में a + b का फॉर्मेट दिया हुआ है तो उसको a - b से मल्टीप्लाई कर लिए, और अगर a - b का फॉर्मेट दिया है तो उसको a + b से मल्टीप्लाई कर लिए। लेकिन अगर मान लेते हैं यहां पर मुझे कुछ ऐसा मिल जाए, ध्यान से देखना है कि अगर मान लेते हैं a + b का फॉर्मेट है, तो अगर आप a² - ab अब +b² से अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तभी इंडिविजुअल टर्म में AQ + BQ आएगा। यानी हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर नीचे में ये एक्सप्रेशन है तो फिर a + b से गुना करना पड़ेगा, और अगर AQ + BQ के टर्म में जाना हो और माइनस का टर्म हो तो a - b एक ऐसा नंबर है जिसको अगर a² + AB + B² से मल्टीप्लाई अगर करेंगे तब जाकर के AQ - BQ का टर्म आएगा। और अगर सिंगल सिंगल टर्म अगर अपने आप में क्यूब हो जाएगी तो इसके रूट भी हट जाएंगे। अब कहोगे कि ये क्या क्या अजीब अजीब चीज सब लिख रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आया। तो उसका एक सबसे सिंपल तरीका है कि आपको पहले अपने क्वेश्चन पे फोकस करना पड़ेगा। तो जैसे आपका क्वेश्चन क्या है? 1/, अब ध्यान से देखो, क्यूबिक रूट ऑफ 4 है, तो क्यूबिक रूट ऑफ 4 का मतलब क्या हुआ? क्यूबिक रूट ऑफ 2 का स्क्वायर। अब प्लस में क्यूबिक रूट ऑफ 2 है तो क्यूबिक रूट ऑफ 2 हुआ, अब +1 हुआ। अब मान लेते हैं कि इसका परिमेयकरण करना है। तो अब इसी टर्म में अगर मैं, ध्यान से देखो, अगर मैं इसमें गौर कीजिएगा, अगर मैंने इसमें b के जगह पर अगर 1 रख दिया तो आप बताओ कि कैसा टर्म बनेगा? ये बनेगा a - 1 × a², और ab के जगह पर अब a रह जाएगा, चूंकि b का मान 1 है,
अब बी स्क्वायर की वैल्यू 1 है, तो ये स्ट्रक्चर अब कैसा बन जाएगा, ए क्यू माइनस बी क्यू यानी 1 बन जाएगा। तो सेम चीज है, अगर मैं इसमें ए बराबर, ध्यान से समझिएगा, ए बराबर क्यूबिक रूट ऑफ 2 मान ले, तो ऑब्वियस है कि ये जो फर्स्ट टर्म है ना मेरा, वो ए स्क्वायर की वैल्यू है, यानी क्यूबिक रूट ऑफ 2 का होल स्क्वायर है। तो नीचे वाला जो एक्सप्रेशन है वो किसके बराबर है, तो नीचे वाला एक्सप्रेशन है इसके बराबर, यानी ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1। तो इसको जब ए माइनस 1 से गुना करेंगे, ऊपर नीचे जब परिमेयकरण करेंगे, तो ए माइनस 1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ए का मान क्या होगा, क्यूबिक रूट ऑफ 2 होगा। अब माइनस 1, अब ऊपर जितने से मल्टीप्लाई करेंगे नीचे भी उतने से ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब क्या होगा, गौर करने वाली बात है, नीचे का जो एक्सप्रेशन होगा, ऊपर का एक्सप्रेशन तो क्यूबिक रूट ऑफ 2 माइनस 1 आ जाएगा, लेकिन नीचे का जो एक्सप्रेशन होगा वो ए क्यू अब माइनस बी क्यू आ जाएगा। तो नीचे में क्यूब रूट हट जाएगा, तो 2 में से 1 गया, 1 आ जाएगा। तो यानी कहने का सेंस हुआ ये कि क्यूबिक टर्म वाले में जब परिमेयकरण करना पड़ता है तो वो ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मेट देगा। तो आंसर इसका सी नंबर करेक्ट होगा, और इस पर थोड़ा सा ज्यादा फोकस भी रहना पड़ेगा। यहाँ पर a माइनस बी, यहाँ पर a का मान हमने किसको लिया है, क्यूबिक रूट ऑफ 2 को, उसका ये स्क्वायर है। इनडायरेक्टली अगर ये देखा जाए तो अगर पूरे के जो टर्मिनोलॉजी को अगर हम पकड़े, तो कुल मिला के आपका जो एक्सप्रेशन है वो ऐसा है, 1/a स्क्वायर प्लस a प्लस 1 है। अब इसे परिमेयकरण करना है तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऑब्वियस है कि a माइनस 1 से ऊपर और a माइनस 1 से नीचे। अब समझ गए, इसीलिए बहुत सारे किताब में डायरेक्टली ट्रिक लिख देता है, लेकिन कभी कभी प्लस और माइनस में हेरा फेरी हो जाए तो मामला बिगड़ भी जाएगा। तो अब समझ में आ जानी चाहिए कि इनडायरेक्टली आपका परिमेयकरण करने का पर्पस ये है कि जब a का क्यूब हो जाएगा तो उसका रूट आपस में हट जाएगा। ठीक है यहाँ तक, तो ये एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन था, उसको ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे कुछ भी इस तरह का मिल सकता है डाटा। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि इन द एक्सप्रेशन एक्स वाई स्क्वायर द वैल्यू ऑफ बोथ वेरिएबल एक्स एंड वाई डिक्रीज बाय 20%, देन द एक्सप्रेशन इज डिक्रीज बाय, यानी एक्स और वाई दोनों में अगर 20% की कमी हो जाए, तो सबसे पहला एक बात बताओ आप, 20% का वैल्यू क्या होती है। तो हम कहेंगे कि सर 20% की वैल्यू 1/5 होगी, और 20% की वैल्यू कम हो रहा, तो इसका मतलब ये है कि जो पुराना मान 5 था वो घट करके कितना हो जाएगा, 4। तो x का मान भी घट करके 4/5 हो जाएगा, और उसी तरह से y का मान भी 4/5 हो जाएगा। तो जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है उसमें y का स्क्वायर दिया हुआ है। तो अब अगर पूरे एक्सप्रेशन की बात करें तो 4 चौके 16, 16 चौके 64 हो गए, और नीचे में 125 हो गया। तो अब मैं अगर पूछूं कि क्या हुआ होगा, तो हम ये कह सकते कि पुराना वैल्यू अगर 125 रहा हो तो न्यू वैल्यू कितना हो गया होगा, 64 हो गया होगा। तो अब आप ही बताओ कितने की कमी आई, तो आप कहेंगे सर 61 की कमी आई। कितने से कमी हुआ होगा, 125 से कमी हुआ होगा, मल्टीप्लाइड बाई 100%, यानी 48.8% की कमी आई होगी। 48.8% की क्या आई होगी, कमी आई होगी, यानी पूरे एक्सप्रेशन में 48.8% की कमी आई होगी। अन्नू कुमारी, अच्छा ठीक है। थर्ड श्रेणी से घातांक एवं करनी वाला क्वेश्चन, अच्छा ठीक है। यानी ये जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है मेरा, वो एक्सप्रेशन क्या दिया हुआ है, एक्स वाई स्क्वायर का एक्सप्रेशन दिया हुआ है ना। तो अगर एक्स वाई स्क्वायर का एक्सप्रेशन दिया हुआ है, मतलब एक्स में एक बार कमी होगा और वाई में कितनी बार कमी होगी, 2 बार कमी होगा। तो हम डायरेक्ट ही कर सकते हैं,
ये किसी भी एग्जाम में काम दे देगा। पर्टिकुलर ऐसा नहीं होता कि मान लेते हैं 10 सेकंड के लिए कि एसएससी सीपीओ एसआई लिख दिए 2007 तो ये अगले एग्जाम के लिए रिलीवेंट नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। आप अगर अच्छे अच्छे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे तो उसका इम्पैक्ट किसी भी एग्जाम पे पड़ेगा। सर जी क्लास क्यों नहीं हो रही है बिहार एसएससी ऐप पे? एक्चुअली मेरे क्लासरूम का ना टीवी गड़बड़ हो गया है, उसमें कमेंट हम पढ़ ही नहीं पा रहे, तो भी किसी भी तरह से हम टीचर वाला बैच तो स्टार्ट कर दिए हैं, बस एक आध दिन रुक जाओ, चूंकि उसमें साउंड आ गया है और होता क्या है कि वो डायरेक्टली उसको सीपीयू से कनेक्ट कर दिया है, जिसकी वजह से आवाज़ बहुत आ जा रही है। सर आप लाइव पढ़ा रहे हैं? हाँ लाइव में पढ़ाता हूँ, रोज लाइव ही आता हूँ। अभी आईपीएल का समय चल रहा है ना, तो चलो एक क्वेश्चन देखते हैं कितने लोग जेएनजी क्रिकेटर हैं। जल्दी से इस क्वेश्चन को पढ़ के आप बताओ क्या कह रहे हैं। एक निश्चित तारीख पर दो देशों के बीच में खेले गए एक दिवसीय मैच में पाकिस्तान की भारत के मुकाबले सफलता दर 60% था। वे भारत से अगले 30 एक दिवसीय मैच में लगातार हारते गए और हारते हारते उसकी सफलता का दर गिर के कितने परसेंट रह गए? 30% रह गए। तो क्या आप बताएंगे कि दोनों देश के बीच खेले गए एक दिवसीय मैचों की संख्या कितनी थी? तो सबसे पहले पहला तो ये समझ लो कि सफलता का दर 60% होने का क्या मतलब है। 60% का मतलब होता है 3/5 यानी 60/100। यानी अगर पाकिस्तान ने 5x टोटल मैच खेले होंगे तो उसमें से 3x मैच जीते होंगे। अब बाद में 30% दर होने का क्या मतलब हुआ? तो बाद में 30% दर होने का मतलब हुआ 3/10, यानी अगर टोटल 10 मैच हुए तो उसमें से 3 मैच वो जीत पाया, इसका मतलब ये हुआ। तो अब मुझे एक बात आप बताओ कि अगर पूरे मैचेज की संख्या 5x है तो पाकिस्तान ने कितने मैच जीते? 3x। और उसके बाद ध्यान से समझना है, और उसके बाद 30 मैच और हुए और इस 30 मैच में वो जीता कितना? एक भी नहीं, 0। तो अब क्या होगा? टोटल मैचेज की संख्या जो 10 रेशियो है उसमें से उसके सफलता का दर कितना रेशियो होगा? 3 रेशियो होगा। अगर मैं पूछूं तो मैं ये कह सकता हूं कि 3 से 3 काट दो क्योंकि 0 का कोई महत्व नहीं है, और ये 10x हो गया और ये हो गया इधर 5x + 30, तो x का मान निकल के आएगा 6। और जब x का मान 6 निकल के आएगा तो इसका मतलब हुआ कि क्रिकेट मैच पुराना जो खेला गया था वो हो गया 5 छक्के 30। अब क्वेश्चन कर रहे हैं दोनों देशों के बीच खेले गए एक दिवसीय मैचों की कुल संख्या कितनी है? तो 30 मैच तो वो पहले खेल चुका था और 30 मैच और बाद में खेला, तो टोटल मैचेज की संख्या अब कितनी हो जाएगी? 60 हो जाएगी। कितनी मैचेस खेल गए? 60। गुड नाइट, गुड नाइट। घातांक करने वाला क्वेश्चन, ओके ओके ओके। समझ आया कुछ मैंने क्या कहा? मैंने ये कहा यहाँ पर ना, ये 0 0 मैंने काटा नहीं है डायरेक्टली, बाद में टेंशन हमको मत देना। मैंने बस ये कहा कि आपके पास में एक रेशियो का एक्सप्रेशन है, मान लेते हैं कि पूरा आप लिखना ही चाहते हो तो ऐसे लिख सकते हो 3x, और उसके बाद एक मैच भी नहीं जीता लेकिन उसके सफलता का दर 10 में 3 का हो गया। क्रॉस से मल्टीप्लाई अगर करना चाहते हैं तो हम कह सकते हैं 15x + 90 की वैल्यू 30x के बराबर है। अब समझ गए? तो मैं कहूं कि x का मान कितना होगा तो 6 होगा। तो 6 होगा तो कुल मैचेज पहले कितने खेले जा चुके थे? 30। और 30 मैच तो और बाद में खेला गया ना, तो 30 और 30 टोटल मैचेज की संख्या कितनी हो गई? 60 हो गई। ठीक है यहां तक? ठीक है यहां तक? हम्म। जल्दी जल्दी प्रभात कुमार चौहान, जल्दी जल्दी स्टार्ट कर देता हूँ। चलिए एक और क्वेश्चन आप पढ़ के देखिए, मैं देखना चाहता हूँ कितने लोगों की लाभ हानि बहुत अच्छी है। क्या इस सवाल को 3 4 सेकंड में कर सकते हैं? 1 सेकंड नहीं बोलूंगा, 1 सेकंड में तो बोलते ही बिगड़ जाती है बात। तो जल्दी से कोई बताएगा?
कि इस सवाल का उत्तर सेकंडों में 4 से 5 सेकंड में कोई 3000 तक ला सकता है? ठीक है, देखो ये क्वेश्चन कितना बेहतरीन है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक दुकानदार ने 210 रुपया में, ध्यान से सुनिएगा, अक्सर प्रॉफिट एंड लॉस में ना प्रैक्टिस करने वक्त लोगों के साथ समस्या ये होती है कि दिमाग जो है लगा देते हैं ट्रिक्स पे। मैं जो कह रहा हूं उसको ध्यान से देखिएगा। अगर आप किसी भी वस्तु को आप बेचते हैं तो उसमें वस्तु का क्रय मूल्य होता है, चाहे आप कितनों में बेचिए उसमें वस्तु का क्रय मूल्य होगा। और जब आप बेचते हैं तो उस सिचुएशन में लाभ और हानि दोनों में से कोई भी हो सकता है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि पहले सिचुएशन में L1% का लाभ लॉस हुआ, तो कॉस्ट प्राइस में L1% का लॉस अगर घटा दे, कॉस्ट प्राइस में L2% का अगर लॉस घटा दे, ध्यान से समझिएगा, तो लॉस लेने के बाद पहला वाला सामान 210 में बिक रहा और दूसरा वाला जो सामान है वो 420 में बिक रहा, और सामान दोनों वही है। अगर मैं डायरेक्टली इसमें से नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे घटा दूं तो फिर यहां पर ये वैल्यू कितने के बराबर हो जाएंगे? तो जरा घटा करके बताओ आप क्या होगा। तो आप जब घटा के बताओगे तो नीचे से ऊपर वाले को अगर घटा दूं तो क्या बचेगा? L2, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, L1%, CP कट जाएगा, जिसकी वैल्यू किसके बराबर होगा? घटाओगे आप तो 210। तो मेंटली कह सकते हो कि ये मान L1 माइनस L2 7% दिया हुआ है, तो 7% का मान अगर 210 हुआ तो 1% का मान 30 होगा। तो ऑब्वियस है कि 100% की वैल्यू कितनी होगी? 3000 होगी। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि लॉस और लॉस होता है तो माइनस होता है, और वो -7 दिया हुआ है, तो परसेंटेज में लॉस के बीच का डिफरेंट 7% है, और 7% का डिफरेंस 210 के बराबर है। तो इसीलिए 100% की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? 100% की वैल्यू 3000 के बराबर हो जाएगी। किन्हीं को अगर थोड़ा सा भी डाउट है तो एकदम क्लियर होना चाहिए फंडा। रात में जगने का मतलब लॉस प्रॉफिट सब नहीं, केवल प्रॉफिट होना चाहिए जिंदगी में। कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस 210, कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस 420, ऊपर वाले में से नीचे या नीचे वाले में से ऊपर को घटा लिए, L1 माइनस L2% जो कि 7 दिया हुआ है, तो 7% की वैल्यू 210 है, इसीलिए 100% की वैल्यू 3000। और किसी वस्तु का जो 100% होती है वो उसका क्रय मूल्य होता है ना। आइए अगला सवाल बहुत अच्छा सवाल है, पढ़ के देखो क्या कह रहा है। क्या 2550 टिक लगाया जा सकता है तुरंत में? अगर हाँ तो बहुत अच्छा है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यापारी अपना लाभ खरीद मूल्य पर जोड़ता है और दूसरा व्यापारी विक्रय मूल्य पर जोड़ता है। दोनों के लाभ 20% है, लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग है। एक व्यापारी ये कहता है कि जो मेरे वस्तु का क्रय मूल्य होगा, मैं उस क्रय मूल्य पर 20% का लाभ लेता हूं। तो 20% का लाभ कितने के बराबर होगा? 20 के बराबर। जो आदमी क्रय मूल्य पर लाभ लेता, और अगर क्रय मूल्य पर 20% का लाभ लेगा तो उसका जो विक्रय मूल्य होगा वो 120 के बराबर होगी। देखो वहां पर ठीक से ना थोड़ी सी चालाकी है। क्वेश्चन कह रहे हैं कि दोनों के विक्रय मूल्य बराबर है। अब अगर मान लीजिए दोनों के विक्रय मूल्य बराबर है तो ये विक्रय मूल्य पहले का भी है, ये विक्रय मूल्य दूसरे का भी है, लेकिन पहला वाला दुकानदार अपने क्रय मूल्य पर 20% लाभ लिया, लेकिन जो दूसरा वाला दुकानदार है जिसका विक्रय मूल्य भी 120 है, वो अपना लाभ विक्रय मूल्य पर लेता है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि 120 का 20% 24 रुपये का लाभ लेता है। अब आपसे मैं अगर पूछूं कि पहले दुकानदार का लाभ है 20 और दूसरे दुकानदार का लाभ है 24, तो क्वेश्चन यही कह रहा है कि दोनों के लाभ के बीच का डिफरेंस जो मेरे हिसाब से 4 आ रही है, क्वेश्चन के हिसाब से 85 है।
तो आपसे पूछा गया क्वेश्चन में कि प्रत्येक का विक्रय मूल्य बताओ, तो दोनों के विक्रय मूल्य तो 120 ही है ना। तो इसका मतलब 120 होने का मतलब क्या हुआ, 30 गुना। तो 4 का मान अगर 85 है तो 120 का मान कितने के बराबर होगा, 30 गुना कर देते हैं तो 2550 रुपये के क्या होगा, बराबर होगा। यहाँ आप थोड़ा सा टाइम दे करके आपको सोचना समझना चाहिए कि बहुत ऐसे सवाल होते हैं जो हम डील कर सकते हैं आसानी से। एक की क्रय मूल्य पर 20% है यानी 100 पे, और एक जो है विक्रय मूल्य पर यानी 120 पर, और दोनों के विक्रय मूल्य सेम है। तो 4 की वैल्यू यानी लाभ का अंतर 85 है, तो बताना है कि भाई दोनों के विक्रय मूल्य कितने होंगे, 2550 रुपया का अंतर होगा यानी विक्रय मूल्य होगा। चलो एक और सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। ये बहुत लोग परिचित होंगे इस सवाल से, ये बहुत सारे एग्जाम में आ भी चुका है। कह रहा है कि 12 वर्ष के एक लड़के के लिए न्यास के अधीन 1 लाख रुपया छोड़े जाते। यानी एक बच्चा है जो 12 साल का है, ठीक है भाई। कोई बात नहीं, जो आज के दिन में संघर्ष करता है, सिंपल सा बात है, जो रणभूमि में लड़ेगा वही बेटा वीर कहलाएगा। तो इसीलिए कोई टेंशन की बात नहीं है, समय ऊपर नीचे सबके साथ होती है। 1 लाख रुपया शब्द पे गौर कीजिए। 1 लाख रुपया उस लड़के के लिए एक न्यास में डाल दिया गया, यानी कोई आश्रम था उसमें डाल दिया गया। न्यास ने कहा कि हम 6% के रेट पर इसको निवेश कर देते हैं। कहाँ निवेश कर देते हैं भाई, कहीं पर इन्वेस्ट कर दिया। 6% के रेट से इन्वेस्ट करेंगे, चूंकि 12 साल का लड़का है, जब वो 18 साल का होगा यानी 6% की दर से 6 साल में 36%, अर्थात इन्वेस्ट करने पर गौर करना आप ध्यान से, यानी होगा तो 36,000 रुपया ब्याज के रूप में। तो यानी अगर वो पैसा निवेश कर दिया है उसका, तो इसका मतलब हुआ कि 36,000 रुपया उस न्यास को उस पैसे का इंटरेस्ट मिलेगा। यानी कुल मिलाकर के उस लड़के को टोटल मिलना चाहिए कितना, 1,36,000 रुपया मिलना चाहिए था। लेकिन हुआ ये कि उस लड़के को न्यास ने ये कहा था कि 2500 रुपया आपको हम सालाना देते रहेंगे, और हाँ मेरा जो खर्चा है वो भी 500 रुपया हम काटते रहेंगे। इसका मतलब न्यास ने उसको हर साल 3-3 हजार रुपया इनडायरेक्टली लौटा दिया। 2500 रुपया उसको दिया, 500 खर्चा लिया। लड़का चूंकि 12 साल का है तो 6 साल तक ये प्रक्रिया चलती रही। इसका मतलब 18,000 रुपया जो है वो न्यास उसको लौटा चुका है। तो आप ही बताओ, 1,36,000 में से 18,000 लौटा चुका है, तो न्यास उसको 18 साल की उम्र जब पूरा होगा तो कितना पैसा उसे लौटाएगा, 1,18,000 रुपया 18 वर्ष की अवधि होने के बाद उसको दे देगा। बहुत ही सिंपल सवाल है, सिंपल इंटरेस्ट टाइप का क्वेश्चन है। ले 1,20,000 किसका आ गया, आराम से 6% की दर से 12 साल का लड़का 18 साल का होने में कितना साल हो गए, 6 साल होंगे, तो 36% का ब्याज मिलेगा। अब 1 लाख रुपये का 36% होता है 36,000, तो 1,36,000 उसको मिलता, लेकिन सालाना हुआ क्या, सालाना हुआ ये कि 2500 और प्लस 500, 2500 लड़के को दे दिया ना, तो 6 साल में 15,000 तो ऐसे ही लड़का को मिल गया। और न्यास अपना खर्चा तो काटेगा ना उस लड़के को जो रखा हुआ है, तो हर साल उसका 3-3 हजार करके 6 साल में 18,000 कट जाएंगे। तो जब वो 18 साल का पूरा होगा लड़का, तो 18 साल का पूरा होने के बाद उसे 1,18,000 रुपया वापस में मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है। ये मैं पक्का दावे के साथ कह सकता हूं कि इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन सबकी एरर होगी, क्योंकि अक्सर क्या होता है, पढ़ते पढ़ते डिजिटल सम यूनिट डिजिट करते करते हम लोग अपना पूरा माथा खराब करके रख लिए हैं, और ऐसा लगता है कि मैथ्स बनाने की तो अब जरूरतें नहीं है, देखते ही आंसर गर्दा गर्दा उड़ जाएगा। तो ये जो सवाल है ठीक से पढ़ो। क्वेश्चन है 7% का रेट और 5 वर्ष
और कंपाउंड इंटरेस्ट, और वो भी नियरेस्ट निकालना है। 7 साल 5%, मतलब सॉरी 5 साल 7% और कंपाउंड इंटरेस्ट, और वो भी नियरेस्ट निकालना है। और नियरेस्ट का मतलब कदापि ये नहीं होता है कि इतना दूर चले जाएं कि सवाल ही सॉल्व ना हो। किसी के दिमाग में चक्कर आ रहा है, ख्याल कुछ बढ़ रहा है? अगर हम थोड़ा सा भी यहाँ पे अगर गलती कर दें, अगर थोड़ा सा भी, तो पता चलेगा उत्तर 40,000 के पास अगर चला गया तो ये जजमेंट करना मुश्किल हो जाएगा कि 40,000 रुपया आंसर होगा, कि 40,255 आंसर होगा, या 40,567 आंसर होगा। अगर हमने थोड़ी सी गलती करी तो एक काम करते हैं। सबसे पहला काम, इतनी रात में क्लास करने का फायदा यही है कि सबसे पहला काम कुछ चीजें लिख रहा हूं। अगर 1 साल है तो R% हम लोग को पता है, चक्रवृद्धि ब्याज। 2 साल है तो सबको पता है 2R.R² होती है। आई होप सबको पता है। अगर मान लेते हैं 3 साल का सवाल होता है तो 3R.3R² एंड R³ %। इतने चीजों से सब लोग कहीं ना कहीं परिचित होगा, यानी कहीं ना कहीं सबको आइडेंटिफाई है इतना। इसके बाद जो करने जा रहा हूं उसको ध्यान से देखना है। 4 साल के लिए 4R.6R², 4R³ एंड R4% होती है। पहले हमें लिख लेने दीजिए, फिर मैं समझाता हूं। और 5 साल के लिए 5R.10R², और अगला जो होगा 10R³, फिर जो आगे होगा 5R4 और R5%। इतना रटना नहीं है, मैं समझा रहा हूं कि CI का कुछ लिस्ट हमने लिखा। सबको पता है कि दशमलव के बाद एक स्टेप 2 अंक के बराबर होती है। तो अगर 3 साल का है तो 2 स्टेप है, तो 3 डिजिट इसमें और 3 डिजिट इसमें, 3 3 6 डिजिट हुए, मतलब 2 2 4 डिजिट। जैसे इसमें 1 डिजिट होगा 2 डिजिट, 2 4 डिजिट, 2 6 डिजिट, जितना बक्सा है उतना डिजिट है। तो ये 2 डिजिट है, ये 2 डिजिट है, ये 2 डिजिट है, और ये 2 डिजिट, यानी 5 अंक वाले सवाल में 8 डिजिट दशमलव के बाद होगा। चूंकि मुझे अप्रोक्सीमेशन करना है तो मेरे हिसाब से कुछ चीजें ध्यान में रखो। 5 10 10 तक आप ध्यान में रखो। कितने तक? 5 10 10 तक ध्यान में रखिए। अगर आप 5 10 10 तक अगर ध्यान में रखते हो तो इसका फायदा क्या होगा, देखो आप। सबसे पहला फायदा, आर का मान कितना है, 7% है, तो मेंटली हम कह सकते हैं 7 पंचे 35। एक स्टेप क्लियर। 7 का स्क्वायर 49 होता है, 49 गुने 10 490, तो 2 डिजिट रखेंगे, बाकी 4 कैरी। और अगर यहाँ 7 का क्यूब करेंगे तो 343 गुने 10 3430 होता है। यही पर मेरा सारा क्लू है। मैं इसके आगे लिखूंगा ही नहीं, हम यहीं पर लगभग लगभग परसेंटेज बोल बैठेंगे। अब जरा हमें यहां पर देखिए, तो 30 का आप 30 लिख सकते हो, इधर 34 इसमें जोड़ देंगे तो 124 हो जाएगा। हाथ में 1 4 1 5, 35 5 40 होगा। इसका मतलब 40.2430% नियरेस्ट होगा। और यही हमारा पूरा का खेल है। 40.243%, तो 1 लाख रुपये का अगर हम निकालने जाए तो 1 लाख रुपये का 40.243%, तो आपका 40,243 से थोड़ा सा ज्यादा उत्तर होगा, इससे ज्यादा उत्तर नहीं होगा,
क्योंकि 7 का पावर 4 होता है 2401 गुने 5, यानी 12 रुपया से 15 रुपया ज्यादा उत्तर जाएगा। तो मेरे पास में ये आंसर इसलिए नहीं होगा क्योंकि 40,243 से बहुत दूर है। तो मेरा जो आंसर होगा वो 40,255 होगा। यानी शुरुआती 3 डिजिट 5, 10, 10 ये अप्रोक्सीमेशन के पर्पज से याद रखना है। 40,567 नहीं आएगा, वो नहीं आएगा, वो बहुत दूर चला जाएगा। अब क्लियर है यहां तक? सब लोगों को ध्यान में रखना है। ये कितना बताया कि रुपीज के करीब, दशमलव नहीं कैलकुलेट करनी है, अप्रोक्सीमेट कैलकुलेट करना है। लेकिन अप्रोक्सीमेशन का मतलब बहुत दूर नहीं होता है। ये सवाल परसेंटेज में इनकम एक्सपेंडिचर का सबसे शानदार सवाल है। अक्सर लगता है इसमें क्या करें क्या ना करें, कैसे बनाए नहीं बनाए, ढेर सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पर बिगड़ जाते हैं। तो मैं कुछ टेक्निक और ट्रिक बताता हूँ जिससे आप इनकम एक्सपेंडिचर के सारे सवाल को अपने बुद्धि लगा करके इजीली सॉल्व कर सकते हो। जैसे सबसे पहला आपके पास में इनकम है, ध्यान से सुनिएगा। ए की आय बी की आय का 2/3 है। ए की आय बी की आय का 2/3 है। मतलब अगर ये 3 है तो ये 2 है। यहां तक समझ आ गया होगा। यानी ए बट्टा बी करोगे तो 2/3 होगा। फिर इनकम के बाद खर्चा है। खर्चा में कह रहा है कि ए का जो खर्च है वो बी का ए 3/4 है। यानी ए का जो खर्चा है वो बी का 3/4 है। यानी खर्चा में ए इज टू बी का रेशियो 3/4 है। यहां तक समझ आ गई? अब कह रहा है क्या बी की आय का 1/3 ए के खर्चा के बराबर है। इसी को समझना है, इसी को समझना है कि बी के आमदनी का 1/3 ए के खर्चा के बराबर है। इसे ही समझना है। नाइट वाली क्लास कभी बंद नहीं करूंगा, ध्यान से देखिएगा। शब्द पे गौर करिए, बी की आय का 1/3। एक बात बताऊं, ध्यान से अगर देखेंगे तो इनडायरेक्टली वो ये कहना चाह रहा है कि बी के खर्चा का 1/3 ए का खर्चा है। तो इनडायरेक्टली वो ये कहना चाह रहा है कि ए के खर्चा का 3 गुना बी की आय है। मतलब ए के खर्चा का 3 गुना बी की आय है। तो इसका मतलब है कि ये जब 9 हो जाएगा तो 9 का 1/3 3 और 3 तिया 9, तो ये कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे। तो 6 रुपया में से 3 रुपया खर्चा किया तो 3 रुपया बचेगा, और 9 में से 4 खर्चा करेगा तो 5 बचेगा। तो सेविंग का जो रेशियो होगी वो 3:5 होगा। और ठीक से आप इसको गौर करना, अच्छे से आपका सवाल बनेगा। ठीक है यहां तक? ठीक है यहां तक? बढ़े आगे? आ जाओ नेक्स्ट सवाल पे। जल्दी से इस सवाल को करके बताओ, देखना चाहता हूं कौन जल्दी जल्दी बनाता है। जल्दी से।
क्या बात है सर, आपका पेड बैच कहाँ मिलेगा? कौटिल्य जीएस पे मिलेगा। आ गया सबका उत्तर? आ गया सबका उत्तर? सबसे पहला ना, ध्यान से देखेंगे तो जल्दी जल्दी सवाल बनते हैं। ए ने लगाए 5,000, बी ने लगाए 6,000। तो इतना क्लियर है कि दोनों के लाभ का जो अनुपात होगा वो 5:6 का होगा। यहां तक किन्हीं को दिक्कत है तो बोल सकते हो आप। क्या बात है, 472, बहुत अच्छा, एक बच्चे का आया भी है आंसर। ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, जो व्यापार को संभाल रहा उसको 15% मिलेगा, और व्यापार को संभाल कौन रहा? ए। तो जितने भी लाभ होंगे, पॉइंट पे गौर करना है, जितने भी लाभ होंगे उस लाभ में से 15% का बंटवारा तो नहीं होगा। मैं किधर से सवाल बना रहा हूं, ध्यान से देखना है। जितने भी लाभ होंगे उसके 15% में बंटवारा नहीं होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 880 रुपये का टोटल प्रॉफिट हुआ है, ध्यान से सुनिएगा, उसमें 15% को हटा दो तो 85% जो होगा, उस 85% में ए और बी दोनों को मिलेगा। भाई तो ए के बीमारी है ना, ए के सैलरी में प्रॉब्लम है ना, बी में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ, कल से सुबह 8 बजे से कौटिल्य जीएस टीचिंग सेंटर के एप्लीकेशन पर डे 1 से एक बैच स्टार्ट हो रही है। तो अगर आपको करने का मन करे तो आप वहां पर कर सकते हो। यहां शब्द पे गौर करो, क्या कर रहा हूं मैं, फिर से बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। बीमारी बी में है कि ए में? ए को न वेतन मिल रहा है, बी को तो नहीं मिल रहा। तो बी के हिस्से को निकाल दो, तो 6/11। जैसे ही बी का हिस्सा निकाल दीजिएगा ना, तो जो बचेगा, ए का हिस्सा बचेगा। देखो, 11 अट्ठे 88, 20 चौके 80, 20 पंचे 100। अब 5 से काटेंगे तो 17, 102 चौके 408। मैं ये कह रहा हूं कि मैंने किसका हिस्सा निकाल दिया? बी का हिस्सा निकाल दिया। और जब हम बी का हिस्सा निकाल दिए तो उसके टोटल प्रॉफिट में से बी का प्रॉफिट केवल मिलेगा। अगर हम उसको हटा देते हैं तो बाकी जो भी पैसा है, वो सैलरी हो, उसका शेयर हो, जो भी हो, वो डायरेक्ट हम 472 तक पहुंच सकते हैं। एक तरीका डायरेक्ट आंसर का है। अगर मान लीजिए हम उल्टा जाना चाहते तो मैं पहले वेतन निकाल लेता, फिर दोनों की प्रॉफिट निकाल लेते, फिर वेतन में प्रॉफिट को जोड़ देते, जो आप पहले से जानते हो। तो मैंने इसको रिवर्स प्रोसेस यूज किया कि ए और बी में, ए में बीमारी लगा हुआ है, बी में तो बीमारी नहीं है, तो बी का हिस्सा हमने निकाल दिया। ऑफलाइन करियर बिल पे या कौटिल्य जीएस में, देखो करियर बिल में हमने बहुत कोशिश की, जहां तक हमसे हो पाती, जितनी हमारी क्षमता थी। मैं पटना से दिल्ली भी गया स्पेशली, मेरे से जितना हो पाया। मैं बहुत सारी बातें इसलिए नहीं कह सकता हूँ कि सब अपने अपने संस्था, अपने अपने जगह पे, अपने अपने माइंडसेट से चलते हैं। तो ऑफलाइन तो अब करियर बिल पटना में नहीं चल पाएगी, जो भी क्लासेस चलेगी ऑनलाइन। ऑनलाइन में भी हमने बड़ी कोशिश की, देखो क्या होता है। सब दिन तो बोले जा रहे हैं, जब तक कुछ नहीं कहा जा सकता, हमारे हाथ की चीज़ तो है नहीं। तो मेरे हाथ में जो चीज़ें हैं मैं वो कर सकता हूँ। ठीक है यहाँ तक। अब यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है, क्या कर रहा है? एक पुरुष, 3 महिला और 4 बच्चे। ये पर ना चालाकी चाहिए। एक पुरुष, यहाँ चालाकी चाहिए, ध्यान से देखिएगा। साथ में 3 महिला और प्लस 4 बच्चे, तीनों मिल करके 96 घंटे में किसी काम को कर सकता है। एच से आवर लिख रहा हूं, ठीक है। फिर कह रहा है कि 2 पुरुष और 8 लड़के मिल करके उस काम को 80 घंटे में पूरा कर सकता है। फिर क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 पुरुष और 3 महिलाएं मिल करके उसी काम को 120 घंटे में पूरा कर सकती है। तो आपको रफ करके बताना है कि 5 आदमी
और 12 लड़के मिल करके उस काम को कितने दिनों में पूरा कर देगा, या कितने घंटों में पूरा कर देगा, यही सवाल है। यही सवाल है। ओके, यूट्यूब पर डाला हुआ है कैलकुलेशन का वैदिक मैथ्स के नाम से प्लेलिस्ट मेरे वाले चैनल पे बना हुआ है, उसमें डाला हुआ है। अभी जब आप जाओगे प्लेलिस्ट में तो आपको दिख जाएगा, वैदिक मैथ्स के नाम से एक प्लेलिस्ट बना होगा। सबसे पहला यहाँ पर हमने क्या किया, 480 एलसीएम ले लिया। मान लिया कि 480 यूनिट वर्क है, 96 80 120 का, ठीक है। तो 96 पंचे 480 यानी इन तीनों के ग्रुप की एफिशिएंसी 5 यूनिट पर डे। 80 गुने 6 480 तो 6 यूनिट पर डे। ध्यान से देखिएगा, और ये हुआ 4 यूनिट पर डे। यहाँ गौर से देखना, नहीं तो पता चलेगा कि आंसर उड़ गया। अब यहाँ गौर से देखो, आप ठीक से देखना, ठीक से देखने का मतलब एकदम ठीक से। मैं अगर 2 8 है तो इसमें से 2 से भागा दे दूं तो m हुआ, 8 में 2 से भागा देंगे तो 4c हुआ। तो ये दोनों का ये जो है यहाँ पर 6 यूनिट पर डे, तो इनका 3 यूनिट पर डे होगा कि नहीं होगा, आधा। तो अब आप बताओ m प्लस 4c का मान अगर 3 यूनिट पर डे हुआ, तो यही तो सवाल समझ में आ जाना चाहिए कि 3 यूनिट पर डे अगर ये ग्रुप है तो फिर इसका तो 2 यूनिट पर डे होगा। क्यों 2 यूनिट पर डे होगा, क्योंकि 5 यूनिट पर डे टोटल ग्रुप में दिया हुआ है। और जब औरत का अगर 2 यूनिट पर डे निकल करके आ गया, तो आप ही बताओ पुरुष का क्या होगा। तो 4 यूनिट पर डे में 2 यूनिट पर डे है, तो 2 पुरुष का 2 यूनिट पर डे हुआ। तो एक पुरुष का अगर 1 यूनिट पर डे हुआ, गौर करना है, एक पुरुष का अगर 1 यूनिट पर डे हुआ, 2 पुरुष का 2 यूनिट पर डे हुआ, तो एक पुरुष का अगर 1 यूनिट पर डे होगा तो 4 बच्चे का, ध्यान से सुनना है, 4 बच्चे का अगर एक पुरुष का 2 यूनिट पर डे है, एक पुरुष का 1 यूनिट पर डे अगर होगा, 2 पुरुष का 2 यूनिट पर डे है, तो इसका मतलब तीनों मिला के कितना है, यानी 3 यूनिट पर डे, 3 में से 1 है, तो 4 पुरुष का लड़के का क्या होगा, 2 यूनिट पर डे। तो अगर मैं कहूं 5 आदमी, तो आप ही बताओ 5 आदमी का मतलब क्या, एक आदमी 1 यूनिट पर डे, तो 5 आदमी 5 यूनिट पर डे। और 4 लड़का 2 यूनिट पर डे, तो 12 लड़का 4 तिया 12, तो 2 तिया 6 यूनिट पर डे, यानी 11 यूनिट पर डे के हिसाब से। या आवर है तो आवर, अब इतना टेंशन नहीं देना कि सर डेज डेज लिख दियो, आवर ही समझ के चलना है, एच। तो 11 यूनिट पर डे के हिसाब से अगर काम करे तो 480 यूनिट काम को 480 बट्टे 11 कर लेते हैं। 11 चौके 44, 4 11 तिया 33, 7 बट्टे 11, यानी 43.7 बट्टे 11 घंटे में काम को पूरा कर देगा। सर कल से करियर विल पे एईडीओ का क्लास चलाइएगा कि नहीं? बिल्कुल, अभी हमारे पास में कोई जानकारी नहीं है, मैं बिल्कुल हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ, मेरे पास अभी कोई जानकारी नहीं है, मैं खुद ही वेट कर रहा हूँ। जब तक कोई ऊपर से कुछ कहेगा नहीं, मैं क्या कर सकता हूँ। बहुत सारी बातें नहीं बोल पाता हूँ चूंकि ठीक नहीं लगता है, लेकिन फिलहाल तो यही कहूँगा कि मेरे पास अभी कोई जानकारी नहीं है। अगर कल हमारे पास फोन आ जाती है या क्लास लेने के लिए चीजें व्यवस्थित हो जाती है तो मैं कल से ही क्लास लूंगा, सिंपल बात है। चलो यहाँ तक क्लियर है सब लोगों का। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? क्वेश्चन कह रहा है 2 पाइप ए और बी एक टंकी में लगे हैं, ए 20 मिनट में भर पाता है। अगर ए 20 मिनट में भरता है और बी 30 मिनट में खाली करता है, बी 30 मिनट में खाली करता है। सबसे पहला केस हम सब जानते हैं, एलसीएम अगर 60 लीटर का मान लिया तो 3 लीटर प्रति मिनट भरेगा और 2 लीटर प्रति मिनट खाली करेगा। और हम सब जानते हैं, सर आपका बिहार एसएससी सीजीएल मैथ्स का कोई बुक मिलेगी, ऑफिस में आ जाइएगा, मिल जाएगा वहां पर। देखो एक बात ना यहाँ पे समझनी जरूरी है, 1-1 मिनट के अंतराल पर काम करता है। तो जब भी खाली करने वाला होता है ना,
तो देखो सबसे लास्ट में ना भरने वाले को चालू की जाती है। मान लेते हैं कि ये पूरी की पूरी टंकी है, ठीक है, 60 लीटर की है। तो ऊपर का जो 3 लीटर है वो केवल भरे जाएंगे, और 3 लीटर भरने में कितने मिनट लगेंगे? 1 मिनट। चूंकि भर जाएगा टंकी तो खाली करने के लिए कौन चालू करेगा? तो जब कभी भी अल्टरनेट का काम चलेगा तो ऊपर केवल भरने वाला काम होता है, और नीचे में भरना खाली करना दोनों रहता है। तो 3 लीटर भरेगा, 2 लीटर खाली करेगा, तो हर एक 2 मिनट में कितना लीटर पानी टंकी में जाएगा? 1 लीटर जाएगा। कैसे? 3 लीटर भरेगा और 2 लीटर खाली कर देगा, फिर 3 लीटर भरेगा, 2 लीटर खाली कर देगा। तो पूरी टंकी तो 60 लीटर की है, जिसमें से 3 लीटर ऊपर में भरने का काम करेगा, तो 57 लीटर पर ही जो काम होगा अल्टरनेट चलेगा। तो 57 लीटर के काम करने में कितने मिनट लग जाएंगे? ऑब्वियस है 114 मिनट लगेगा। यहाँ थोड़ा सा फोकस रहना है। और 57 लीटर का काम जब हो जाएगा 114 मिनट, तो अगले 1 मिनट में क्या हो जाएगा? सीधे टंकी भर जाएगी। उसके बाद मुझे भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो 114 मिनट के बाद 1 मिनट और लगेगा, 3 लीटर का काम होगा, यानी कुल मिलाकर के 115 मिनट में 60 लीटर की टंकी भर जाएगी। इसीलिए इसका आंसर 115 टिक लगाना है, गलती से 120 नहीं टिक लगा देना है। हाँ, गलती से 120 टिक नहीं लगा देना है। हाँ जी, यहाँ तक क्लियर है सब लोगों का? सब लोगों का यहाँ तक क्लियर है? चलो जल्दी से कुछ आईक्यू चेक करने के लिए मैं ये सवाल दे रहा हूँ, जल्दी से आप बना करके बताओ। सेकेंडों में ये बनना चाहिए। बहुत लोगों ने ये प्रैक्टिस किया होगा। ऐसे भी स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन हमने बहुत अच्छा खासा पढ़ा रखे हैं। हाँ, सबका 115 आ गया, ठीक है। जल्दी से इस सवाल का जवाब दीजिएगा। हम्म कितने लोगों का आंसर जल्दी से आ गया? क्वेश्चन में हम सब जानते हैं कि बहुलक बराबर, अगर आप में से किसी ने मेरा क्लास नहीं देखा है तो स्टैटिस्टिक्स प्लेलिस्ट में होगा, जा करके देखना है कि अगर आपने बहुलक का मान निकालना है तो क्या होता है? 3 मीडियन -2 मीन, यानी 3 गुने माध्यिका -2 गुने माध्य बराबर बहुलक होती है। तो अब मुझे एक बात बताओ, माध्य का मान तो 60 दिया हुआ है, तो 2 गुने 60, माध्यिका हमारा 48 दिया हुआ है, तो 3 गुने 48, तो 144 में से 120 अगर आप घटा देते हो तो बहुलक का मान 24 आएगा। तो जिन जिन का 24 आया, एक माध्य, माध्यिका और बहुलक के रिलेशन सबको पता होना चाहिए। 3 माध्यिका गुने 2 माध्य। समझ आई बात? चलो फिर से एक आईक्यू चेक करता हूं, कितने लोगों को पूरी तरीके से याद है। चलो देखना चाहता हूं। जिन लोगों को नहीं क्लास किए हुए स्टैटिस्टिक्स का, जरूर जा करके चैनल पर देख लीजिएगा, बहुत अच्छा क्लास है स्टैटिस्टिक्स का। जल्दी से बताइए क्या होगा। कह रहा है कि आंकड़े जो दिए गए उसके लिए परास बटे माध्यिका निकालनी है। परास मतलब होता है रेंज, इसी को परिसर भी कहते हैं, इसी को विस्तार भी कहते हैं, कई नामों से जाना जाता है। परास, परिसर, इसी का एक और नाम है विस्तार, इसी का एक और नाम है परास की जगह पे प्रसार, अंग्रेजी में इसे कहते हैं रेंज। तो ये बात एकदम ध्यान में रखना चाहिए। माध्यिका को मीडियन भी कहते हैं। ये सब छोटी छोटी बातें हैं। माध्यिका का 2 नाम, एक नाम है मीडियन जिसको हम माध्यिका कहते हैं,
और एक नाम और है सेकेंड क्वार्टाइल। सेकेंड क्वार्टाइल, द्वितीय चतुर्थक, द्वितीय चतुर्थक, सेकेंड क्वार्टाइल कहते हैं। और हम सब जानते हैं कि किसी डाटा का जो प्रसार होता है, सबसे पहले तो हमें माध्यिका निकालने के लिए आरोही क्रम में इसे सजाने होंगे। तो सबसे छोटी वैल्यू 98 से शुरू करेंगे हम। 98 के बाद 108 की बारी, फिर उससे बड़ी संख्या 122, फिर उससे बड़ी संख्या 134, उससे बड़ी संख्या 156 और सबसे बड़ी संख्या 194। आपके पास जो डाटा दिया हुआ है वो 6 डाटा दिया हुआ है, इस 6 डाटा को आरोही क्रम में सजा लिए। हम सब जानते हैं कि जो इसका प्रसार होता है वो सबसे छोटी और सबसे बड़ी के बीच का अंतर होता है। तो रेंज का मतलब होता है विस्तार, विस्तार का मतलब हुआ सबसे बड़ी में से सबसे छोटी को घटा देते हैं। तो 14 में से 8 गया 6 और 18 में से 9 गया 9। तो रेंज जो हुआ इसका वो 96 हुआ। और माध्यिका क्या होती है? आरोही क्रम में सजाने के बाद ठीक बीच में जो होती है, तो अगर एक ही संख्या ठीक बीच में आ गई तब तो वही माध्यिका है, और अगर दो संख्या ठीक बीच में आ गई तो उन दोनों के जो माध्य होंगे वो माध्यिका का काम करेगा। तो 122 और 134 के बीच में कौन होगा? तो 122 प्लस 134 डिवाइड बाई 2, तो 128 आ जाएगा। अब हमें क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रसार बट्टे माध्यिका क्या होगी। तो आप ही बताओ, 96 अब बट्टे में कितना होगा? 128। 96 बट्टे कितना होगा? 128। 32 से काट देंगे तो 32 तिया 96 और 32 चौके 128। तो आंसर इसका 3/4 हो जाएगा और ये सही उत्तर है। सबका आ गया, इसका मतलब सबकी तपस्या अब रंग ला रही है धीरे धीरे। चलो एक सवाल और देखता हूं ऐसे ही आपको चेक करने के लिए कितने लोगों का आंसर याद है। चलो जल्दी से इस सवाल का जवाब दे दो। क्वेश्चन करे कि समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 176 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसकी ऊंचाई समांतर भुजाओं के योग का 2/11 है। अगर समांतर भुजाओं की लंबाई 4:7 का है तो विकर्ण की लंबाई क्या होगी? पहला काम तो डायरेक्टली एक फॉर्मूला से हम लोग बना सकते हैं। पहला काम कैसे? तो हम सब जानते हैं कि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो कि 176 दिया हुआ है वो 1/2 होती है, गुने समानांतर भुजाओं का योग। तो समानांतर भुजा 4:7 में है, तो इसको मैं 7 और 4 11x बोल रहा हूं। ये सब याद होगा, बचपन वाली चीजें, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं 7 4 11x। समानांतर भुजाओं का योग गुने ऊंचाई, और ऊंचाई जो 2/11 है वो किसका है? समांतर भुजाओं के योग का। तो इसका मतलब ये हुआ कि समानांतर भुजाओं का योग है 11x, तो उसका 2/11 2x होगा, तो 2 2 कट जाएंगे, 16 मर्तबे x की वैल्यू 4 आ जाएगी। यहां तक अगर आप मेंटली कर पा रहे हो तो आपको अब एक समलंब चतुर्भुज अगर ड्रॉ करोगे तो इसका मतलब 4 हुआ x का मान, तो 4 चौकी ये 16 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 सत्ते 28। जैसे आप निकालते हो। अब हमें एक बात क्लियर है कि चूंकि ये समद्विबाहु है, यानी ये दोनों भुजा आपस में बराबर है, तो ऑब्वियस है कि मैं अगर यहां से लंब डालूं तो 16 हो जाएंगे, तो बचेंगे 12। तो 6 इसके खाते में जाएगा, 6 इसके खाते में जाएगा और यहां हो जाएगा 16। और हमसे जो पूछा गया वो विकर्ण की लंबाई पूछा गया। तो आप मुझे बताओ, विकर्ण की लंबाई तो ये बनेगी यहां से यहां तक, और ये समकोण त्रिभुज बनेगा एक तरह से,
और ऊंचाई जो है वो 2x के बराबर है। तो 2x के बराबर मतलब x का मान 4 आया, तो 4 दूनी 8 हो गए। अब बताओ कि इस समकोण त्रिभुज का आधार हो गया 22, इस समकोण त्रिभुज की ऊंचाई हो गई 8। तो जो विकर्ण की लंबाई हमें निकालने के लिए बोल रहा है डायगोनल, उस डायगोनल का मान क्या होगा, रूट अंडर लंब स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर 64 अब प्लस 16 6 22, 22 का स्क्वायर 484। थोड़ा सा हमने 70 की हाथ ले लिया है, मुझे नहीं लगता कि किसी को दिक्कत होना चाहिए। तो ये हो जाएगा 48 6 54 548। अगर इसमें से 4 कॉमन ले लो तो 13 137 यानी 2 रूट 137 आएगा, 2 रूट 137 आएगा। मैंने थोड़ा सा 70 की हाथ इसमें लिया है, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, बहुत सुंदर, क्या बात है। मैंने थोड़ा सा यहाँ पे 70 की हाथ लिया, कहने का सेंस ये हुआ कि थोड़ा सा शार्पनेस करने की कोशिश की। जैसे सम ऑफ पैरेलल लाइंस, यहाँ पर कह सकते सम ऑफ पैरेलल साइड्स 4x प्लस 7x, तो उसकी जगह पर हमने 11x कर दिया। और ये जो 2x है उसके योग का 2/11 है, तो 2/11 कर दिया। आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है, मतलब दोनों भुजा आपस में क्या है, बराबर है। क्लियर यहाँ तक। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, ये होमवर्क के लिए छोड़ रहा हूं और कमेंट भर भर के करनी है। देखूंगा कि किसका सवाल बना या नहीं बना, क्योंकि कुछ सवाल मेरे लिए तो कुछ सवाल आपके लिए। एकदम मुस्कुरा करके इस सवाल को बनानी है, ठीक है। बहुत इजी सवाल दिया हूं, बहुत एग्जाम में आजकल पूछे जा रहे हैं, ठीक है ना, इसीलिए मुस्कुरा के बनानी है। हम्म बना लोगे या बताना पड़ेगा, ये बता दो पहले आप। पहले क्वेश्चन को पढ़ लीजिए बढ़िया से। अगर क्वेश्चन को आप पढ़ने जाओगे तो क्या क्या मिलने वाला है, क्वेश्चन को पढ़ने जाओगे तो मिलने वाला है कि 16 संख्या है और उनका औसत 48 का है। तो 16 गुने 48 करेंगे 768 होगा उन सभी 16 संख्याओं का जोड़। अब फिर आगे जब पढ़ने जा रहे हैं तो उसमें पता चल रहा है कि पहली 6 संख्या जो इसमें से है, पहली 6 संख्या उसका औसत 45 का है, यानी पहली 6 संख्या का टोटल 270 हो रहा। और अंतिम से 7 संख्याओं का जोड़ 53 का औसत दे रहा। तो 7 पंचे 35 2 37 371 हो रहा। अब आप ही बताओ, सोच के देखो 10 सेकंड के लिए, शुरू से 6 नंबर और अंतिम से 7 नंबर, 13 नंबर तो हट गए। तो 13 नंबर जब हट गए तो नंबर बचेंगे कौन कौन, तो छठा के बाद बचेगा 7वां नंबर और 8वां नंबर और 9वां नंबर, चूंकि बाकी तो आपके पास है ऑलरेडी। तो क्वेश्चन ये कर रहा है कि 9वीं संख्या से 3 और 7 अधिक है 7वीं और 8वीं। तो जरा देखिए 9वीं संख्या से ये अगर x है तो ये 3 अधिक है और ये 7 अधिक है। अगर मैं इन तीनों संख्या को जोड़ दूं तो 3x प्लस 10 आती है, ठीक। जो इन दोनों को जोड़ देता 6 संख्या, 6 7 13 और 13 और 3 16। तो इन तीनों संख्या को अगर जोड़ दे 270 अब प्लस में 371, ये सब किसके बराबर आना चाहिए, 768 के बराबर आनी चाहिए। तो जोड़ लो, अब आप क्लियर हो जाएगा। तो 1 7 8 हो गए और ये हो गए 37 27 64 1 65 11 117 जो कि 3x के बराबर हुआ। तो x का मान 39 आ रहा है। और जैसे ही x का मान 39 आया तो मेरा एक सवाल का जवाब मिल गया कि 9वां संख्या होगा 39, 39 7 46 और 39 3 42। अब क्वेश्चन में हमसे कह रहे हैं 9वीं और 7वीं का औसत क्या होगा, दोनों को जोड़ेंगे तो 81 होगा। और 81 का जब औसत निकालने जाओगे तो किसके बराबर होगा, 40.5। क्या बात है, बहुत सुंदर, 40.5। यानी कहने का सेंस 6 संख्या, 6 7 13 संख्या, 3 16 संख्या, इस तीनों का जोड़ टोटल जोड़ करके 768 के
बराबर हो जाएगी। चलिए, मुझे लगता है कि ये सवाल आपको होमवर्क में दे देना चाहिए, बनाओगे तो बन जाएगा। फिर भी मैं पूछ रहा हूं, पढ़ के आप देख लो। कह रहे किसी नदी में, नदी के एक ही किनारे पर स्थित पी और आर के बीच में क्यू है, ठीक बीच में क्यू है, यानी पी और आर के ठीक बीच में क्यू है। शब्द पे गौर करना है, पी और आर के ठीक बीच में क्यू है। ठीक बीच मतलब इक्वल डिस्टेंस, यानी यहां से यहां तक की दूरी, यहां से यहां तक की दूरी। एक बंदा पी से क्यू जाता है, यहां पर ध्यान से देखना है, क्योंकि सवाल बनाने में ताकत नहीं लगानी है, सवाल को समझने में ताकत लगानी है। जा करके ये आ जाता है तो 12 घंटा लगता है। क्वेश्चन पे ध्यान से फोकस रहिए, यानी P से Q गया और Q से P वापस आ गया, 12 घंटे लगे। लेकिन ये बात तय है कि P से Q जाने में जितना समय लगेगा, जरूरी नहीं है कि Q से P आने में उतना ही समय लगेगा। वजह क्या बनी? क्योंकि जाने वक्त अगर डाउन स्ट्रीम होगा तो आने वक्त हो सकता है अप स्ट्रीम हो, यानी अगर वो अनुप्रवाह में जाएगा तो हो सकता है कि वापस आने वक्त डाउन स्ट्रीम अगर जाएगा तो आने वक्त क्या होगा? अप स्ट्रीम होगा, यानी ऊर्ध्व प्रवाह। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति P से R डायरेक्ट अगर जाए तो 16 घंटे 40 मिनट लगते हैं, तो 8 घंटा 20 मिनट, पॉइंट पे गौर करना, 8 घंटा 20 मिनट, गौर करना, 8 घंटा 20 मिनट P से Q जाने में, और 8 घंटा 20 मिनट, 20 मिनट को 1/3 कह रहे हैं, वो यहां से यहां जाने में। यहां दोनों के समय क्यों बराबर हो गए? आप ही से मैं पूछ रहा हूं, क्योंकि दिशाएं सेम है, दूरी सेम है, चाल भी सेम है, तो समय भी जो 16 घंटा 40 मिनट लिया उसमें से 8 घंटा 20 मिनट यहाँ लगेंगे, 8 घंटा 20 मिनट यहाँ लगेंगे। और यही मेरे सवाल का क्लू पॉइंट है। अब बताओ, P से Q जाने में अगर 8 घंटा 20 मिनट लग रहा है तो वापस आने में 3 घंटा 40 मिनट लगेंगे। मैं बट्टा में भी तोड़ते जा रहा हूं, जाने में अगर 8 घंटे 20 मिनट लगेंगे तो आने में 3 घंटा 40 मिनट लगेंगे, तब दोनों मिला के 12 घंटा लगेगा। अब बताओ कब समय कम लगता? जब आपका डाउन स्ट्रीम रहा हो, यानी धारा की दिशा में आप चल रहे हो। धारा की दिशा में आपको 3 या 9 2 11/3 घंटे लगते हैं। तो आपको तो केवल इतना ही पूछ रहा है कि आर से पी आने में कितना समय लगेगा, तो 3 घंटे 40 मिनट ये और 3 घंटे 40 मिनट ये, तो मुझे तो कुछ निकालने की अब जरूरत ही नहीं पड़ती। तो 3 घंटे 40 मिनट ये, 3 घंटे 40 मिनट ये, यानी कहने का सेंस 7 घंटे 80 मिनट। 7 घंटे 80 मिनट को 8 घंटा 20 मिनट कहते हैं। 3 3 6, यानी 6 घंटे 40 मिनट, 7 घंटे 20 मिनट। आंसर कौन सा हो जाएगा? डी नंबर का। अरे वाह, क्या बात है। हर सवाल 30 सेकंड के अंदर में नहीं बनता है जजमान। कोई सवाल 30 सेकंड से कम भी बनता है, कोई सवाल देख के बनता है, कोई सवाल में टाइम 2 2 मिनट देने पड़ते हैं। ये सब भ्रम में नहीं रहना है कि हर सवाल है 30 सेकंड में बनता है। ठीक है, नहीं तो फिर बाद में क्या होगा ना, सरदर्द मोल लेना पड़ जाएगा। जैसे सवाल के नेचर पे डिपेंड करता है, दूसरा कुछ व्यक्ति के प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। तो इसलिए ये सब नहीं सोचना है कि हर सेकेंडे में सारा सवाल बन जाता है, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचिएगा प्लीज, एक रिक्वेस्ट है आपसे। आ जाओ भाई, इस सवाल को देखिए ध्यान से। ये सब जो लोग कहते हैं ना 2 सेकंड में सवाल को गर्दा गर्दा उड़ा दें, तो सुनने में अच्छा लगता है। 2 सेकंड में तो पढ़ने में गुजर जाएगा ये। अब देखो यहाँ पर क्या है, 310 मीटर की एक, 330 मीटर की दो रेलगाड़ी है, एक दूसरे से कितने मीटर की दूरी पर है? 160 मीटर की दूरी पर भी है। दोनों पैरेलल ट्रैक पर 130 और 158 की रफ्तार से एक दूसरे की ओर बढ़ना शुरू करती है। दोनों रेलगाड़ी कितने सेकंड में एक दूसरे को पार कर जाएगी? हम सब जानते हैं कि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा तो दोनों की लंबाई तो जुटेगी, चूंकि चाहे डायरेक्शन कोई भी क्यों ना हो। अब पहले से 160 मीटर की दोनों के बीच की दूरी है, तो उस दौरान एक दूसरे को तय करने के लिए 800 मीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी। विपरीत दिशा में क्या होती है, स्पीड जुट जाती है, तो 15 13 28 288 किलोमीटर पर आवर होगा। मल्टीप्लाइड बाय 5/18 क्यों कर दिया? मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए। तो ये जो डाटा ऊपर में है ये 800 है,
18 से काटेंगे तो 18 के 18, 18 छक्के 16 पंचे 80, 80 से काटोगे तो 10 सेकेंड। तो ये आपके कैलकुलेशन और अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड करता है कि आंसर आप तुरंत में 10 सेकेंड ला पा रहे हो नहीं ला पा रहे। यहाँ पर क्या क्या होगा, दो ट्रेन की लंबाई तो जुटेगी ही, उनके बीच की दूरी 160 है वो भी जुटेगा, तो टोटल लंबाई एक दूसरे को पार करने में दोनों ट्रेन की लंबाई प्लस 160। और नीचे में क्यों हमने लिखा L1 प्लस S1 प्लस S2, तो विपरीत दिशा में स्पीड क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है। तो विपरीत दिशा में जब स्पीड प्लस हो जाती है तो ऑब्वियस है कि 288 किलोमीटर पर आवर होगा। उसको मीटर पर सेकंड में अगर बदलेंगे तो क्या करना पड़ेगा, 5/18 से गुना करना पड़ेगा। तो आज की जो पूरी सेट थी उसमें हमने 20 क्वेश्चन लिए थे, इसीलिए आज ज़्यादा समय भी लगा हमको। और कौन कौन से क्वेश्चन लिए थे तो सब लोग ध्यान से देख लीजिए, और टेलीग्राम पे जाकर के आप चाहो तो इसके क्वेश्चंस ले सकते हो। सॉल्यूशन यूट्यूब पे ही रहेगा आपका। एलसीएम से लिया, फिर प्रोग्रेशन और डिवाइजिबिलिटी के कॉम्बिनेशन से लिया, घातांक करनी के ट्रिपल रूट पर लिया, फिर परसेंटेज के वेरिएबल बेस्ड क्वेश्चन लिया, उसके बाद रेशियो एंड प्रोपोर्शन के मैच पे आधारित, प्रॉफिट एंड लॉस के मैंने 2 सवाल बड़ी शानदार शानदार लिए थे। उसके बाद एक साधारण ब्याज का क्वेश्चन लिया, 5 साल का चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन लिया था, फिर इनकम एक्सपेंडिचर का बहुत शानदार क्वेश्चन था ये, पार्टनरशिप में एक्टिव पार्टनर पर क्वेश्चन था, टाइम एंड वर्क में 3-3 पेयर का कॉम्बिनेशन था, टंकी में अल्टरनेट का क्वेश्चन था, रेलगाड़ी जब दूसरे को क्रॉस करती है बीच में दूरी भी इसमें शामिल थी, फिर उसके बाद हमने बोट एंड स्ट्रीम के क्वेश्चन लिए थे बहुत शानदार, एवरेज के बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन था, मैंने ट्रेपेजियम का क्वेश्चन लिया था समलम चतुर्भुज, और परास और माध्यिका से संबंधित और माध्य माध्यिका बहुलक के संबंध पे आधारित। यानी कुल मिलाकर के आज 20 क्वेश्चन की वेराइटी हमने डिस्कस करी।